भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता नहीं बदलते, वो पूरे देश की दिशा बदल देते हैं। और 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उन्हीं में से एक बनने जा रहा था। ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक तरफ थी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, 15 साल की सत्ता, जमीनी पकड़ और बांग्लार मेय की छवि, और दूसरी तरफ था भारतीय जनता पार्टी का वो शांत, सुनियोजित और बेहद खतरनाक रणनीतिक दिमाग जो वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा था। कहानी शुरू होती है उससे कहीं पहले, जब बंगाल में टीएमसी का राज अपने चरम पर था। ममता दीदी की लोकप्रियता अटूट लगती थी। उनकी पार्टी ने 2021 में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके थे। अमित शाह ने बूथ दर बूथ संगठन खड़ा किया था। फिर भी टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी। बीजेपी सिर्फ 77 पर सिमट गई थी। उस हार के बाद बहुत लोगों ने कह दिया था कि बंगाल बीजेपी के लिए अभेद्य किला है। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी, बल्कि उस हार से उन्होंने एक नई रणनीति की नींव रखी। पहला मास्टर स्ट्रोक था घुसपैठ और विभाजन। बीजेपी ने टीएमसी के भीतर की दरारों को पहचाना। ममता की पार्टी में कई नेता थे जो वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। पार्टी में भतीजावाद के आरोप थे। अभिषेक बैनर्जी की बढ़ती ताकत से पुराने नेता असंतुष्ट थे। बीजेपी ने इन्हीं असंतुष्टों को चुपचाप अपनी तरफ खींचना शुरू किया, कभी सम्मान देकर, कभी टिकट का वादा करके, कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचाने का भरोसा देकर। और धीरे धीरे टीएमसी की जड़ों में एक खामोश दीमक लग गई। दूसरा मास्टर स्ट्रोक था संदेश खाली और महिला वोट। 2024 में संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया। टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लगे। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, महिला सुरक्षा को अपना केंद्रीय एजेंडा बनाया। बंगाल की उन महिलाओं तक पहुंचे जो दशकों से टीएमसी की वफादार मतदाता थीं, और उनके मन में पहली बार संदेह का बीज बोया। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था हिंदू एकजुटता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। बीजेपी ने बंगाल में हिंदू त्योहारों, मंदिरों और सांस्कृतिक पहचान को बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार बनाया। दुर्गा पूजा की अनुमति का विवाद हो या रामनवमी के जुलूसों पर तनाव, हर घटना को बीजेपी ने एक नैरेटिव में पिरोया। वो नैरेटिव था बंगाल में हिंदू असुरक्षित है। ये नैरेटिव झूठ था या सच? इससे बड़ा सवाल ये था कि ये नैरेटिव काम किया। ग्रामीण बंगाल के हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी की पैठ धीरे धीरे गहरी होती गई। और चौथा और सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक था ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक टीएमसी नेताओं को घेरा। स्कूल नौकरी घोटाला, राशन घोटाला, कोयला तस्करी, गाय तस्करी, हर मामले में टीएमसी के नाम जुड़ते गए। ममता ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, और वो गलत भी नहीं थी। लेकिन आम बंगाली मतदाता के मन में ये सवाल घर कर गया कि अगर धुआं इतना है तो आग कहीं तो होगी। और फिर आया वो दिन जब चुनाव के नतीजे आए। सुबह से ही रुझान चौंकाने वाले थे। एक के बाद एक टीएमसी के गढ़ टूटने लगे। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने सफाया कर दिया। जंगल महल में आदिवासी वोटों ने पलटी मारी। यहां तक कि कोलकाता के कुछ उपनगरीय इलाकों में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर मिली। ममता बनर्जी खुद की सीट बचा लेने में भी विफल रहीं और उनकी पार्टी बहुमत से चूक गई। और 15 साल बाद नब्बानिया में एक नया झंडा फहराया। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं थी कि बीजेपी जीती। सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि टीएमसी हारी, अपनी गलतियों से, अपने अहंकार से, अपनी अंदरूनी टूट से। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने टीएमसी को खुद की कब्र खोदने का वक्त दिया और सिर्फ सही वक्त पर धक्का लगाया। बंगाल की ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो हर सत्ता को एक दिन झेलनी पड़ती है कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं होती। वो इंतजार करती है चुपचाप, और जब बोलती है तो वोट से बोलती है।